हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम 11th की अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एंड चलते हैं सीधा अपनी आईपैड की स्क्रीन पर। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि अकाउंटिंग होता क्या है। देखिए, किसी भी बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन होता है। तो क्या बिजनेसमैन वो हर ट्रांजैक्शन को याद रखेगा कि एक हफ्ते पहले मैंने ये बेचा था, 2 दिन पहले मैंने ये खरीदा था? नहीं। तो वो क्या करेगा, उन सारे ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, उन सारे ही ट्रांजैक्शन को लिखेगा। क्या लिख कर उनका काम हो जाएगा? नहीं। तो सेकंड स्टेप में वो क्या करेगा, उन सबको क्लासिफाई करेगा। जिन जिन भी ट्रांजैक्शन का सेम नेचर होगा उनको वो एक संग ग्रुप कर देगा। फिर वो क्या करेगा, सारे ही जिन जिन ट्रांजैक्शन को हमने क्लासिफाई करा था अलग अलग टाइप्स में, फिर सारे ट्रांजैक्शन को वो समराइज करेगा और प्रॉफिट एंड लॉस निकालेगा अपने बिजनेस का। और फिर लास्ट स्टेप में क्या करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस को देख के उसको समझ के ये इंटरप्रेट करेगा कि क्या मेरा बिजनेस आगे ग्रो कर रहा है या फिर उसका खेल खत्म होने वाला है। तो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। सबसे पहले तो वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ व्हाट? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग, प्रोसेस ऑफ समराइजिंग एंड द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेटिंग द financial transaction. Accounting involves a recording of transaction, that is writing the transaction, record करना. Then classifying, that is grouping similar items. जो भी similar nature के items होंगे उन सबको group करना. Then summarizing, वो सारे ही जो हमने क्लासीफाई करा है सबको मिला के एक रिपोर्ट तैयार करना और उससे या तो प्रॉफिट निकालना या फिर लॉस, जो भी इस ट्रांजैक्शन का एंड रिजल्ट आएगा कि प्रॉफिट निकल रहा है या फिर लॉस। फिर लास्ट में इंटरप्रिटेटिंग, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द रिजल्ट कि क्या रिजल्ट है, ग्रो कर रही है कंपनी या फिर उसका डाउनफॉल आ चुका है। अब डेफिनेशन समझते हैं। अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ identifying, measuring, recording and communicating the required information relating to the economic event of an organization to the interested users of such information. अब आप देखिए इस पूरी लाइंस में, सारी लाइंस में जो येलो हाईलाइटेड है उनका हम मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले क्या, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग येलो हाईलाइटेड है। देन इकोनॉमिक इवेंट्स हाईलाइटेड है। देन ऑर्गेनाइजेशन हाईलाइटेड है। देन इंटरेस्टेड यूजर्स हाईलाइटेड है। इन सबका मतलब समझते हैं, देन आपको पूरा अकाउंटिंग का प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है? ऐसा कोई भी इवेंट जहां पर पैसा इन्वॉल्व है वो हमारा क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक इवेंट। एन इकोनॉमिक इवेंट इज एनी इवेंट दैट इन्वॉल्व्स मनी। जहां पर भी पैसा इन्वॉल्व है वो क्या है, इकोनॉमिक इवेंट है। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल इवेंट, एक होता है इंटरनल इवेंट। एक्सटर्नल इवेंट में कौन दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, कौन दो पार्टी इन्वॉल्व होती है? बिजनेस और कोई भी बाहर की पार्टी, आउटसाइड वाली पार्टी, जैसे सप्लायर, कंज्यूमर। सप्लायर से चीजें खरीदना, कंज्यूमर को बेचना। तो कौन कौन इन्वॉल्व है? बिजनेस इन्वॉल्व है और बाहर की पार्टी इन्वॉल्व है, और वहां पर ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक इवेंट हो रहा है जिसमें क्या इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है। तो वो क्या है, एक एक्सटर्नल इवेंट। वैसे अगर हम इंटरनल इवेंट समझे तो इंटरनल इवेंट में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? बिजनेसमैन एंड उसी के बिजनेस वाले लोग जो भी अंदर प्रेजेंट है, बाहर का कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा इंटरनल इवेंट में। ठीक है, एग्जाम्पल, किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी देना, एम्प्लॉय तो अंदर का बंदा है, उसको सैलरी देना, सैलरी देना क्या है, पैसा इन्वॉल्व करता है, बिल्कुल। तो वो क्या हो गया, इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट हो गया। External event, an external event involves transaction between the business and an outside party. बाहर की पार्टी इन्वॉल्व करती है, जैसे बिजनेस बाइंग गुड्स फ्रॉम सप्लायर, सेलिंग गुड्स टू कंज्यूमर। वैसे इंटरनल इवेंट क्या होता है? एन इंटरनल इवेंट
occurs within the business, बिजनेस के अंदर ही अकर करता है, and does not involve an outside party, बाहर की पार्टी को वो इन्वॉल्व नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ वेजेस, जो हम लेबर को दिहाड़ी वगैरह देते हैं या फिर सैलरी देते हैं एम्प्लॉयज़ को, वो. एंड अगर कोई एक डिपार्टमेंट से हम दूसरे डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का ट्रांसफ़र करते हैं जिसके बदले हम पैसे लेते हैं, इंटर डिपार्टमेंट जो मूवमेंट हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व है, वो क्या हो जाएगा, हमारा इंटरनल इवेंट हो जाएगा. देन नेक्स्ट पॉइंट क्या था, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन. एक एक को समझते हैं कि क्या होता है. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन क्या होता है. हमें ना ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमें कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है. क्या हम सारे कुछ भी चीज़ों को रिकॉर्ड कर देंगे, क्या दोनों लोगों के बीच में बहस हो रही है, क्या हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे, नहीं. तो हमें किस चीज़ को रिकॉर्ड करना है, जो भी चीज़ हमारे फिनेंशियल नेचर की होगी, जहाँ पर फाइनेंस इन्वॉल्व होगा, जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व होगा, वही ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है. फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए सबसे पहली बात. एंड दूसरा, वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए. ये नहीं कि अगर किसी चेयरमैन ने, वो बिजनेस का बंदा है, उसने किसी गरीब को 10 रुपये दिए, क्या वो बिजनेस से रिलेटेड है, नहीं, तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा नहीं. तो कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, अगर उसने किसी के संग डील करी बिजनेस में, या किसी सप्लायर से चीज़ें खरीदी 1-2 लाख रुपए की, या कंज्यूमर को कुछ बेचा, ये सारे ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड है और जो फाइनेंशियल नेचर के हैं. आइडेंटिफिकेशन, इट मीन्स डिटरमाइनिंग, डिटरमाइन करना कि कौन से ट्रांजैक्शन, व्हाट ट्रांजैक्शन टू रिकॉर्ड. दैट इज टू आइडेंटिफाई इवेंट्स विच आर टू बी रिकॉर्डेड. कौन कौन से इवेंट्स को हमें रिकॉर्ड करना है. It involves observing activities and selecting those events that are of financial character, जिसमें finance involved है, and related to the organization. Organization से भी related होने चाहिए. Then measurement. हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करने, बट हमें उसे मेजर भी करना है. हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मेजर कर सकते हैं. किस टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में. अगर ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको हम पैसे के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं. कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट, दैट इज रुपीज और पैसे. इफ एन इवेंट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स, अगर हम उसको मॉनेटरी टर्म्स में नहीं निकाल सकते हैं, नहीं मेजर कर सकते, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर रिकॉर्डिंग, उसको हम रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं. अब हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया कि ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, मेजर भी कर लिया कि इतने वैल्यू है उसकी. नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारा, रिकॉर्डिंग. हम क्या करेंगे, जो भी हमने आइडेंटिफाई करा, मेजर करा, उसको अब हम रिकॉर्ड करेंगे. किस ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जैसे डेट वाइज. ऐसे नहीं कि आप जनवरी का अभी लिख रहे हो, दिन मार्च का उससे पहले लिख रहे हो, दिन दिसंबर का ऐसे कहीं पे भी लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना चाहिए. वंस द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड, मेजर्ड in the financial terms, these are recorded in the books of accounts in monetary terms and in chronological order. एक chronological order में लिखना है, जैसे महीना भर महीना, साल भर साल, ऐसे लिखना है. फिर आपने रिकॉर्ड भी कर दिया, फिर आप क्या करोगे, जो भी आपने रिकॉर्ड करा उसको आप कम्युनिकेट करोगे उसके इंटरेस्टेड यूजर्स के साथ. इंटरेस्टेड यूजर्स कौन होते हैं, अभी हम समझेंगे कौन होता है. लास्ट स्टेप कौन सा आता है, कम्युनिकेशन. द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड, मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड आर देन कम्युनिकेटेड इन अ सर्टेन फॉर्म टू द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है. क्यों दी जाती है, ताकि वो उससे डिसीजन मेकिंग कर सके. फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऐसा कोई भी एंटरप्राइज या तो वो प्रॉफिट मोटिव के लिए बना हो या फिर वो नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव के लिए बना हो, जिसमें लोग काम कर रहे हैं. क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक गोल को अचीव करना चाहते हैं. इसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. Organization is a business enterprise formed either for
profit motive or not for profit motive. Organization is a group of people. एक group of people है जो काम कर रहे हैं, who are working together to achieve a common goal. कोई भी common goal को achieve करने के लिए लोग काम कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? Organization बोलते हैं. अब हमारा आता है इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन. कौन कौन लोग हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं इंफॉर्मेशन में? देखो, सबसे पहले तो कंपनी के लोग जो हैं, जैसे एम्प्लॉयज़, जैसे मैनेजर्स, जैसे सीईओज, ये सब इंटरेस्टेड होते हैं. और बाहर के लोग जैसे गवर्नमेंट, जैसे जिनसे हमने उधार लिया है वो, जैसे हमारे कस्टमर्स, ये भी इंटरेस्टेड होते हैं इंफॉर्मेशन को लेके. क्यों? ताकि जो इंटरनल वाले हैं, जो कंपनी के अंदर वाले हैं, वो क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? ताकि वो सही डिसीजन ले पाए, सही पॉलिसीज़ बना पाए उस पूरी इंफॉर्मेशन को देख के. और बाहर के लोग क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड होती होगी? गवर्नमेंट बाहर की है, वो क्यों इंटरेस्टेड है? ताकि वो ये पता लगा पाए कि यहाँ पर कुछ घपला तो नहीं चल रहा है, कहीं टैक्स चोरी तो नहीं हो रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन को लेके इंटरेस्टेड है. जो हमें उधार दे रहा है वो क्यों इंटरेस्टेड है? ताकि वो ये देख पाए कि इनके सर पे और भी ज़्यादा लोन तो नहीं है, कहीं वो हमारा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएंगे, तो वो इंटरेस्टेड है हमारी इंफॉर्मेशन को लेके. तो इंटरेस्टेड यूजर्स आर द पीपल हु यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है उनका वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तभी वो इंटरेस्टेड होते हैं. अब इनकी दो कैटेगरीज होती है, एक इंटरनल यूजर्स एंड एक एक्सटर्नल यूजर्स. इंटरनल यूजर्स जो बिजनेस के लोग हैं, एंड एक्सटर्नल यूजर्स जो बाहर के लोग हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गया, जो उधार दे रहे हैं वो हो गया, हमारे सप्लायर्स हो गए, एंड हमारे कस्टमर्स हो गए. इंटरनल यूजर्स कौन कौन होते हैं? जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव, जैसे फाइनेंशियल ऑफिसर, जैसे वाइस प्रेसिडेंट, जैसे प्लांट मैनेजर्स, जैसे स्टोर मैनेजर्स. ये अंदर के लोग हैं. वैसे ही बाहर के लोग कौन हो गए? शेयर होल्डर्स हो गए हमारे, जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं. वो अगर हमारी इन्फॉर्मेशन को नहीं देखेंगे तो वो कैसे समझ पाएंगे कि ये बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं? तो क्यों पैसा लगाएंगे अगर हमारा बिजनेस में डाउनफॉल हो रहा है? तो उनको इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है. वैसे हमारे क्रेडिटर्स जो हमें उधार दे रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स. एंड हमारी सरकार, हमारे कस्टमर्स. अब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, 3 टाइप की अकाउंटिंग होती है. कौन से? सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन कॉस्ट अकाउंटिंग, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग. हम कौन सी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं अभी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शन, समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ. ये सारी चीज़ें किस में होती है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होती है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस. कौन सी, कैसे वो हेल्प करता है हमें? सबसे पहले तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो अकाउंटिंग है वो हमें रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है सारे ट्रांजैक्शन को. फिर वो रिपोर्ट्स बनाने में हेल्प करता है. फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में हेल्प करता है. फिर वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन निकालने में हेल्प करता है कि हाँ, हम स्टेबल हैं या फिर हम डूबने वाले हैं, हमारा बिजनेस ख़त्म होने वाला है. कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? देखो, हर बिजनेस या तो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है या फिर सर्विसेज बेच रहा है, तो उनकी कॉस्ट को कैसे एनालाइज करना है, उनकी कॉस्ट को कैसे निकालना है. अगर ज़्यादा हो रही है तो कैसे कम करना है, और अगर कम है तो उसको कैसे मेंटेन करे रहना है, ये हम कॉस्ट अकाउंटिंग में सीखते हैं. कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग. ऐसे स्टेप्स बताना जिससे मैनेजमेंट हमारा डिसीजन ले पाए रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्रोवाइडिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि वो डिसीजन ले पाएँ, ताकि वो हमारे फ्यूचर को प्लान कर पाए, ताकि वो ये देख पाएँ कि सारी चीज़ें सही काम कर रही हैं या नहीं. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? इज द यूज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू हेल्प मैनेजर्स टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट, टू प्लान फ्यूचर, मेक डिसीजन एंड कंट्रोल एक्टिविटीज. जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, वो कैसे होनी चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स
क्या होने चाहिए? देखो, सबसे पहले तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी मतलब कि आप उस पर ट्रस्ट कर पाओ। ऐसे नहीं कि वो एरर्स से भरी हुई है, कंप्लीट नहीं है, गलत है, मैनिपुलेशन कर रखा है, घपला कर रखा है, और कोई जो काम की बात है वो छुपा रखी है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिस पे हम ट्रस्ट कर पाएं और उससे डिसीजंस ले पाएं। तो रिलायबिलिटी मीन्स that the information can be trusted and is free from errors and biasness. कोई भी उसमें errors वगैरह नहीं होना चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी करेक्ट, सही होनी चाहिए, कंप्लीट पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। रिलायबल इंफॉर्मेशन शोज ट्रू पिक्चर। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी रिलायबल है तो वो सही पिक्चर दिखाती है, सही पोजीशन बताती है हमारे बिजनेस की। इज वेरीफाइबल एंड इज ऑनेस्ट एंड एक्यूरेट। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन रेलेवेंस क्या होता है? रेलेवेंस मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे हम डिसीजन मेकिंग कर पाए। ऐसी नहीं कि कुछ भी फालतू इन्फॉर्मेशन दे दी, जैसे ये 1 रुपए की पेंसिल हमने खरीदी, ये तो हमने रिकॉर्ड कर दिया, बट कोई लाखों का जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको रिकॉर्ड नहीं करा, तो ये 1 रुपए की पेंसिल, इससे क्या मैं डिसीजन ले पाऊंगी? जो वो ट्रांजैक्शन हुआ है लाख रुपए का, वो पता होना चाहिए ना। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे हम डिसीजन मेकिंग कर पाए। कुछ भी मत लिखिए। Relevance means that the information should be useful for decision making. Accounting information is relevant when it helps in decision making. हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। इट इज़ रिलेटेड टू द प्रॉब्लम से रिलेटेड होनी चाहिए। ये नहीं आप कुछ भी ट्रांजैक्शन अभी दिखा दे रहे हो कि पेंसिल ली, इरेजर लिया, किसी को पैसे दिए 100-150 रुपए, ये नहीं दिखाने। जो यूजफुल है, जो उस प्रॉब्लम को टैकल करने में हेल्प कर सकती है, वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए और टाइमली अवेलेबल होनी चाहिए। यानी जो इन्फॉर्मेशन हमें आज पता चलनी चाहिए वो आप 1 साल बाद बता रहे हो, 2 साल बाद बता रहे हो, ये भी गलत है। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंस डिसीजंस। डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है, हैज़ इम्पोर्टेंस फॉर द यूजर्स एंड इज प्रोवाइडेड एट द राइट टाइम। तीसरी चीज़ आती है हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन जो भी है ना वो समझ में आनी चाहिए। ये नहीं आप कैसे भी इधर उधर कर रहे हो, क्लियर नहीं है, सिंपल नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड आपने कर दिया कि जो बाहर के यूजर्स हैं वो समझ ही नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल होने चाहिए एंड बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड। समझने में आसान होनी चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी क्लियर। सबसे पहले तो बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्रिस्प इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। सिंपल होनी चाहिए एंड ईजी टू रीड होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन इज यूजफुल ओनली व्हेन यूजर्स कैन अंडरस्टैंड। वो इन्फॉर्मेशन तभी यूजफुल होगी जब उसके यूजर्स उसको समझ पाए। जैसे जो कंपनी के लोग हैं वो तो चलो कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको सारी चीज़ें समझ पा रही है, पर जो बाहर के लोग भी तो इंटरेस्टेड यूजर्स हैं ना, जैसे कस्टमर्स हैं, जैसे शेयर होल्डर्स हैं, सब इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, सबको इतनी अकाउंटिंग नहीं आती है, तो उनको भी समझाना है। तो इसलिए ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, तभी वो उनके काम आएगी। अगर उनको नहीं समझ में आएगा तो क्या ही काम आएगी। इट शुड नॉट बी टू कॉम्प्लेक्स। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। देन आता है हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज कंपेरेबिलिटी। इन्फॉर्मेशन हमने ऐसी बनानी चाहिए जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं खुद से, खुद के मतलब जो पिछले साल का परफॉर्मेंस है उससे हम कंपेयर कर सकते हैं और दूसरे बिजनेस से भी हम कंपेयर कर सकते हैं। खुद से हम कब कंपेयर कर पाएंगे? जब सेम फॉर्मेट यूज़ होगा हर साल। ये नहीं कि आप हर साल फॉर्मेट बदल दो या हर साल आप मेथड बदल दो। देखो, अगर आप मेथड बदलते रहोगे तो आप कैसे कंपेयर कर पाओगे अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट से? नहीं कंपेयर कर पाएंगे ना, क्योंकि किसी और मेथड से कुछ और नंबर दिख रहे होंगे, इस मेथड में जो आपने इस साल यूज़ करा उससे कुछ और नंबर दिख रहे होंगे, तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। Comparability means accounting information should be capable of being compared over time, मतलब समय के साथ साथ, जैसे पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करना, एंड विद अदर बिजनेसेस, दूसरे बिजनेस से अपने बिजनेस को कंपेयर आप कर पाओ, ऐसी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।
अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड हेल्प यूजर्स टू कंपेयर करेंट ईयर विद प्रीवियस ईयर। प्रेजेंट को पास्ट से आप कंपेयर कर पाओ और एक कंपनी को आप दूसरी कंपनी से कंपेयर कर पाओ। कंपेरेबिलिटी इज पॉसिबल ओनली व्हेन सेम अकाउंटिंग मेथड्स आर यूज्ड। सेम अकाउंटिंग मेथड है, ये नहीं कि आप अलग अलग मेथड्स को यूज़ कर रहे हो। एंड इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन अ सिमिलर वे, मतलब एक ही फॉर्मेट में प्रेजेंट होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के, कि ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, एंड गोल क्या है अकाउंटिंग का। तो 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले होता है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। रिकॉर्ड को मेंटेन करना, कीपिंग द रिकॉर्ड, सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव। कीपिंग प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर आपने परचेज करा तो आप दिखाओगे, सेल करा है तो आप दिखाओगे, कोई खर्चा हुआ है वो आप दिखाओगे, हर चीज़ को रिकॉर्ड करना वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। फिर जब आपने रिकॉर्ड कर दिया, फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी वो ट्रांजैक्शन हुआ है उससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसको कैलकुलेट करना। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, टू नो वेदर अ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और लॉस। अगर आपकी सेल्स 1 लाख की हुई है ना, आपके खर्चे 70 लाख के हुए हैं, तो प्रॉफिट आपका 30,000 का आएगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस आप निकाल पाओ, ये भी एक वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपकी अकाउंटिंग का। देन डिपिक्शन ऑफ फिनेंशियल पोजीशन, आप फिनेंशियल पोजीशन डिपिक्ट कर पाओ कि क्या हमारा बिजनेस स्टेबल है या फिर वो ख़त्म होने वाला है, क्या ग्रो कर सकता है या फिर उसका डाउनफॉल आ चुका है, या आप डिपिक्ट कर पाओ। ये भी अकाउंटिंग हेल्प करता है हमारी, ये भी उसका वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और लास्ट क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन निकली, जो भी रिपोर्ट बनी, वो यूजर्स तक पहुंच पाए। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स टू गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग। रोल ऑफ अकाउंटिंग भी सेम ही होता है। अकाउंटिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग, showing profit and loss, depicting financial position, planning, control and providing information to the users and chapter खत्म। इजी था। अगर नहीं कोई टर्म आपको समझ में आया तो आप फिर से रिप्ले करके उस टर्म को समझ सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट like button and do add your valuable comment as well. See you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.